हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसका पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं? हम लोग कवर करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड ऑल्सो नेहरूज अप्रोच ऑन द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप जैसा कि मैंने बोला कि आई यूज टू रिवाइज एवरी सिलेबस ऑन माई वीडियो। तो यहाँ पे देखिए नेशन एंड नेशन बिल्डिंग पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं लेगेसी ऑफ पार्टीशन चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी सेटलमेंट, ये हम पार्ट 2 में कर चुके हैं। और पार्ट 3 में हम लोग ये बीच वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। मैं ये क्यों करवा रही हूँ, इसको मैंने पार्ट 2 ना लेकर पार्ट 3 क्यों लिया? बिकॉज ये ऑर्डर में था। ठीक है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में जब आप करेंगे तो आपको डेट्स एंड इवेंट्स इजीली याद होंगी। इसीलिए फॉर योर इजी लर्निंग मैंने ये ऑर्डर इस तरीके से बनाया है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब हमने जो है पिछले पार्ट्स में देखा था वी गॉट इंडिपेंडेंस, और सेकेंड पार्ट में देखा कि पार्टीशन हो गया था और इंडिया और पाकिस्तान हो गए थे। अब एक चैलेंज ऑफ यूनिटी ऑफ नेशन अभी भी था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिश इंडिया था ना, तो ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे ब्रिटिश इंडिया को। फर्स्ट होते थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो पूरे अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश थे, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश थे। वेयर एज कुछ थे द प्रिंसली स्टेट। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये जो है वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल नहीं थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। इन प्रिंसली स्टेट्स को प्रिंसेस ही रूल करते थे, ये ब्रिटिश के अंडर नहीं थे। तो ब्रिटिश इंडियन जो प्रोविंसेस हैं वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल है, लेकिन कुछ स्मॉल स्टेट्स हैं जिन्हें प्रिंसेस रूल करते थे, ब्रिटिश नहीं रूल करते थे, उन्हें प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। इसके अंदर इनके पास कुछ कंट्रोल होता था ओवर द इंटरनल अफेयर्स जब तक कि वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सटेंड करे। तो ये 2 वे रिलेशनशिप था। प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया एंड ब्रिटिशर्स ने इन रिटर्न इन्हें कुछ ऑटोनॉमी दी कि वो अपने इंटरनल मैटर्स को संभाल सकते हैं, एक्सटर्नल मैटर्स को शायद नहीं। और इसी को बोलते हैं पैरामाउंटेसी या सुजरैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मार्केट इज अ स्टार पॉइंट। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि पैरामाउंटेसी या सुजरैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि जो है जो स्टेट्स प्रिंस रूल करते थे वो जो 2 वे रिलेशनशिप मैंने बताया उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसली स्टेट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ब्रिटिश इंडिया का एरिया प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, 1 आउट ऑफ एवरी 4 इंडियन लिव्स इन द प्रिंसली स्टेट। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आई। तो ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस का था। अब जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ माउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन भी खत्म हो गया। जितनी भी स्टेट थी 565 थी वो लीगली इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब नियरली 565 छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थी। अभी हमारी पूरी स्टेट कितने 28। और सोच लो अभी तो प्रिंसली स्टेट ही 565 है उनकी। तो ये डिसाइड हुआ जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं जो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल थे वो तो सीधा इंडिया में ही चले जाएंगे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट में जो है ब्रिटिशर्स ने प्रॉब्लम की। प्रिंसली स्टेट में उन्होंने बोला कि ये जो प्रिंसली स्टेट है इनके पास चॉइस है, 3 चॉइस है, या वो इंडिपेंडेंट रहे यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ज्वाइन ना करें, या वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर लें, या वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लें। राइट, अब ये जो ऑप्शन उन्होंने दे दिया ना, इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। यूनिटी ऑफ इंडिया पे जो है बहुत बड़ा डेंजर था, क्योंकि देखिए बहुत अलग अलग जगह पर स्टेट्स हैं और अगर हमें सभी को यूनाइट करना है, ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान हो चुका है, अब अगर हमें यूनाइट करना है तो ऑब्वियसली हमें किसी ना किसी तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना होगा। किसमें? इंडिया में। तो यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रॉब्लम जो है ये थी, सबसे पहले रूल ऑफ ट्रेवेनकोर जो है वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि हमें जो है ना इंडिया के साथ रहना है ना पाकिस्तान के साथ रहना है। फिर निज़ाम, उसको देखकर निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी दूसरे दिन। फिर नवाब जो है भोपाल के, उन्होंने भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से ये जो तीनों थे, सबसे पहले द क्वेश्चन इज आस्क्ड, स्टार क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि सबसे पहले किसने मना किया था इंडिपेंडेंस के लिए, सबसे पहले किसने अनाउंस किया था? दैट वाज रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर। और इनके रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि अब इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो डिवाइड का खेल है ना वो शुरू हुआ है, एक्चुअली में ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स 565 को इंडिया में रहने के लिए मनाना, कन्विंस करना और उन्हें इंटीग्रेट करना वाज अ टास्क। राइट, एंड मोस्ट ऑफ ये जो थे
ये इसीलिए भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे इंडिया को, क्योंकि इनकी पावर्स कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने तो डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंस के बाद वी विल बी डेमोक्रेटिक, है ना। लेकिन जितने भी ये रूलर्स थे ये क्या थे, नॉन डेमोक्रेटिक थे। दे डू नॉट वांट टू गिव देयर पॉपुलेशन डेमोक्रेटिक राइट, एंड दैट इज़ वाई भी वो लोग क्या करना चाहते थे, इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ये देखिए, ये मैप आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है इन द DI सेक्शन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में। इंडिया बिफोर पार्टीशन, ठीक है, बिफोर पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं सारे प्रिंसली स्टेट, आप देखो इन सबको इंटीग्रेट करना कितना मुश्किल है, बहुत अलग अलग भी हैं। अगर ऐसा हो कि ये सारे बोले कि भाई हमको तो इंडिपेंडेंट रहना है, तो इंडिया की कंट्री जुड़ ही नहीं पाएगी। यहाँ आधी इंडिया की कंट्री है, आधी यहाँ पर रहेगी, आधी यहाँ पर रहेगी, तो कैसे हो पाएगा। इन्हें इंटीग्रेट करना तो पड़ेगा ही ना। तो दिस वॉज देयर, एंड ये देखो ईस्ट पाकिस्तान जो बता रही थी, लेटर ये बांग्लादेश हो गया, अब ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। दिस इज़ नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश, जिसकी हिस्ट्री हम आपको चैप्टर नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो है आपकी फर्स्ट बुक में हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आ जाइए, सरदार पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इट इज़ अ स्टार क्वेश्चन, ठीक है। ये एक न्यूली एडेड टॉपिक है और ये आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन ये आपको NCERT की वेबसाइट पर जो मटेरियल प्रोवाइडेड है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। 6 मार्क्स के हाईएस्ट आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 7 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, सो होपफुली यू विल बी कंप्लीटिंग इट। तो द फर्स्ट डेप्यूटी एंड होम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए थे। एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट भी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 एंड बरडोली सत्याग्रह 1928 में। एंड जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डू यू नो कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे, गुजरात स्टेट से। तो जनरली जो है, अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, मैप क्वेश्चंस। जो भी लीडर्स हैं, ऑलरेडी मैंने वैसे मैप पर आपकी एक वीडियो बना रखी है, वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे तो मैंने सब कुछ बताया है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पर यहाँ से एक पोटेंशियल मैप क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि वो आपको किसी लीडर का नाम दे देंगे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और बोलेंगे कि मार्क द स्टेट फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू, तो आप गुजरात स्टेट को मार्क करके आएंगे। सिमिलरली किसी और का नाम दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू का नाम दे देंगे, या फिर BR अम्बेडकर का नाम दे देंगे, ठीक है, BR अम्बेडकर मध्य प्रदेश, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूपी। तो आपको उस स्टेट को जो है मार्क आउट करना पड़ेगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो जब इंडिपेंडेंस हुई तो प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा चैलेंज था टू द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और उन डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये टास्क लिया कि वो 565 प्रिंसली स्टेट को जो है इंटीग्रेट करेंगे, और आपको पता भी है कि किया भी है, बिकॉज आज हम सब एक इंडिया का पार्ट है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को, एंड ही इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन MCQ में बहुत ही स्टार क्वेश्चन है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ठीक है। उनका जो अप्रोच था कि कैसे हमें प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाना है वो बहुत ही क्लियर था। उन्होंने हमेशा जो है कॉम्प्रोमाइज़ पर ध्यान दिया है। उन्होंने बोला था वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ फोर्स, हम फोर्सफुली नहीं करने वाले हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू जो है इन्हें इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये ही वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था, डिप्लोमेटिक प्रोवेंस भी बहुत अच्छा था, और फोरसाइटेडनेस, दूर की देखने की, जो दूरदर्शी इंसान होते हैं, दूर से बहुत ही लंबा सोचने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से काफ़ी सारे 565 में से तो काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट, ऑलमोस्ट 560 प्रिंसली स्टेट्स जो थी ना, उनसे उन्होंने कंसेंट जो है बिफोर इंडिपेंडेंस ही ले लिया था। बिफोर इंडिपेंडेंस ही उनसे कंसेंट ले लिया था। तो सोच लीजिए 560 का तो काम बिफोर इंडिपेंडेंस ही उनकी स्किल्स की वजह से ख़त्म। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, किन स्टेट्स के इंटीग्रेशन में आ रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ठीक है। अंडर हिज लीडरशिप इंडियन फोर्सेस ने हैदराबाद और जूनागढ़ को तो कंपेल कर लिया कि भाई इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, और इन दोनों की ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी इसी पार्ट में कि कैसे कैसे इंटीग्रेट हुए थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। पहले की जो स्टेट्स थी ये हमसे इंटीग्रेट नहीं होना चाहती थी, ठीक है। कश्मीर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, हैदराबाद और जूनागढ़ तो हो गया, लेकिन कश्मीर जो है वो आज तक भी ये रहा है। और पाकिस्तान के इंटेंशन के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरी तरीके से पता था, 2 नेशन थ्योरी के बारे में पता था, इसलिए सरदार पटेल का यहाँ पर ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट था फ्रॉम अदर्स लीडर। हैदराबाद की तरह ही
वो चाहते थे कि कश्मीर का इंटीग्रेशन जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू हो, बट बहुत सारे रीजंस की वजह से वो कश्मीर को फुली इंडिया के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा पाए, वरना बाकी सारी 564 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करवा चुके थे। एक ऐसी स्टेट कश्मीर बच गई जिसको वो नहीं करवा पाए। इवन हैदराबाद को भी मिलिट्री ऑपरेशन से करवाया गया, जूनागढ़ को कैसे करवाया गया वो सब हम आपको बताएंगे, राइट। बट स्टिल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही बड़े लीडर रहेंगे, जिन्होंने एक्चुअली में, जिसको हम ट्रू नेशनलिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने हमारी जो कंट्री है उसको फ्रेगमेंट होने से बचा लिया और उसकी यूनिटी को मेंटेन रखा। पॉलिटिकल करियर पटेल का क्या है ये आपकी बुक में दे रखा होगा, दिस इज अ पिक्चर। तो आपको बता दूं 1875 से 1915, और दिस आई थिंक अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये याद करें, यानी देखिए एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से कभी कभी आ जाता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में या एनी अदर फॉर्मेट में, वो अब कभी किसी का लग जाए, बट इसको आप लास्ट ऑप्शन रिसॉर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बुक में, इस पूरी एंटायर बुक में कम से कम 20 to 30 पॉलिटिकल जो है थिंकर्स रहेंगे या पॉलिटिशियंस रहेंगे, तो आप सभी के ये तो याद करेंगे नहीं और कंफ्यूज हो जाएंगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, अगर आपका सिलेबस 2 से 3 या 4 बार आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है एंड यू हैव अ टाइम, तो गो फॉर इट, है ना, क्योंकि वो मे बी बाई चांस वाला रिस्क भी आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले इस चीज़ को याद करने नहीं बैठना, ठीक है। तो अब देखो ये लीडर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट के, ये कांग्रेस लीडर हैं, ये फॉलोअर है महात्मा गांधी के, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में। ये एक इंपॉर्टेंट जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कमिटीज थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज़ पे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन पे, उन सब के मेंबर रहे थे। तो आप देख सकते हैं इनका पॉलिटिकल करियर। अब यहाँ पे देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है और ये निज़ाम है हैदराबाद के, और ये मीटिंग कर रहे हैं आपस में, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को कन्विंस कर रहे हैं इन्हें मीटिंग्स के थ्रू। तो दिस इज़ अ पिक्चर इन हैंड। अब देखिए गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, आपकी बुक में ये टॉपिक दे रखा है अप्रोच, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नेहरू अप्रोच भी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो नेहरू की थी ना, तो ऑब्वियसली अप्रोच जो है वो नेहरू का ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि सीबीएसई ने पैकेट तो सेम रखा है, बस उसका ब्रांड चेंज कर दिया। समझ में आया? फेयर एंड लवली होता था ना पहले, अब क्या होता है ग्लो एंड लवली, तो क्रीम तो वही है, बट देयर इज़ अ चेंज इन द नेम, तो बस वही बात है, ठीक है। अब देखो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने एक फर्म स्टैंड लिया हुआ था कि भाई हम लोग जो है किसी भी तरीके से जो डिवीज़न है आगे इंडिया का उसको रोकने वाले हैं। वेराज मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस को अपोज करती थी, वो ये कहती थी कि नहीं, स्टेट्स को फ्री छोड़ दीजिए, उन्हें क्या लेना है, उन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश मत कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, उन्हें ये टास्क दिया गया कि आप प्रिंसली स्टेट से किसी भी तरीके से नेगोशिएट कीजिए, उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश कीजिए डिप्लोमेटिकली, या फिर किसी भी तरीके से उन्हें इंडियन यूनियन में जोड़ने की कोशिश कीजिए। अभी ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था कि सभी लोगों को कन्विंस करना कि वो अपनी पावर्स दे दें, बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए बहुत ही स्किलफुल पर्सुएशन की ज़रूरत है। जैसे कि आज की उड़ीसा में, आज उड़ीसा एक स्टेट है, लेकिन उस टाइम पे उड़ीसा में अपने आप में 26 स्टेट थी, ठीक है। स्वराष्ट्र रीजन गुजरात में 14 बिग स्टेट्स थी, ऑलमोस्ट 119 स्मॉल स्टेट्स थी। तो इस तरीके से अब गवर्नमेंट की अप्रोच जो है, अब देखते हैं गवर्नमेंट की अप्रोच के पीछे 3 प्रिंसिपल थे, वन ऑफ द स्टार क्वेश्चन, ठीक है। क्या 3 प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट की अप्रोच की तरफ? तो पहला ये था कि ये बात बहुत ही क्लियर थी कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे। रीज़न बताइए, गेस कीजिए, मैंने आपको पीछे भी बताया है। रीज़न यही है कि ये सारे नॉन डेमोक्रेटिक थे एंड लोगों को डेफिनेटली डेमोक्रेटिक ही पसंद आएंगे ना, दे विल बी गोइंग फॉर द डेमोक्रेटिक ओनली, सो दैट इज़ वाई। सेकेंडली उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जो लोग नहीं मानेंगे हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, हम कुछ रीजन्स को ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम कुछ लोगों को किसी किसी सर्टेन एरियाज़ में ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आइडिया यही था कि हमें प्लुरैलिटी को अडॉप्ट करना है, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी। पार्टीशन का जो बैकड्रॉप उन्होंने देखा था उसकी वजह से सबसे सुप्रीम इम्पोर्टेंस में सबसे पहले जो है यही हुआ था कि भाई हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं सारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज का। तो बिफोर 15 अगस्त 1947 बहुत सारे पीसफुल नेगोशिएशंस के थ्रू ऑलमोस्ट सारी टेरिटरीज जो हैं वो इंडिया में इंटीग्रेट हो गई, ठीक है। बट ये कैसे इंटीग्रेट हुई, ये जो है ये वन ऑफ द स्टार पॉइंट मैं बताने वाली हूँ कि उस डॉक्यूमेंट का नाम जिसपे मतलब साइन होता है एंड देन वो इंडिया में इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन
को साइन करने का मतलब है कि स्टेट एग्री कर रही है टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इंडिया में जो है आ रहा था, इंटीग्रेट कर रहा था, इट वॉज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, वो जो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन कर रहा था। लेकिन कुछ स्टेट्स की असेशन की प्रॉब्लम थी, जैसे कि जूनागढ़ ने नहीं साइन किया था अभी तक, हैदराबाद ने नहीं किया, कश्मीर, मणिपुर, ठीक है। ये जो है 4 प्रिंसली स्टेट्स के साथ इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल रहा एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आया। जूनागढ़ में तो एक्चुअली में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, एक एक स्टेट की हम बात करेंगे। जूनागढ़ में क्या हुआ कि वो जो है प्लेबिसाइड के थ्रू हुआ। प्लेबिसाइड मीन्स हम कह सकते हैं कि रेफरेंडम। अब रेफरेंडम क्या होता है, जिसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, उनसे डायरेक्टली वोटिंग सिस्टम में करवाया जाता है येस और नो के फॉर्म में कि आपको इंडिया का पार्ट बनना है या नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने येस पे वोट किया, तो इस तरीके से जूनागढ़ तो हो गया। हैदराबाद में ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब सभी प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा हैदराबाद ही था, और वही जो है इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था एंटायरली, और वो उन्हीं का भी इंटीग्रेशन जो है बचता था। मतलब उस टाइम में जो ओल्ड हैदराबाद था उस टाइम का, उसके अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी स्टेट्स मिली हुई थी। और वहाँ का जो रूलर था निज़ाम, वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था, एंड वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था हैदराबाद के लिए, ठीक है। वो एक एग्रीमेंट में आया, बहुत सारी नेगोशिएशंस के बाद एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में आया नवंबर 1947 में, जो कि 1 साल का था जब नेगोशिएशंस चल रही थी, ठीक है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, अभी तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन नहीं हुआ है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, हैदराबाद के जो लोग थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया निज़ाम की डिक्टेटरशिप की रूल के अगेंस्ट। वहाँ के लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ के लोग डेमोक्रेसी डेफिनेटली चाहते थे। जितनी भी पीजेंट्री थी तेलंगाना रीजन में पर्टिकुलरली, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी ऑपरेसिव रूल के, निज़ाम के ऑपरेसिव रूल से, ठीक है। एंड वुमेन की भी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी इन द निज़ाम स्टोरी, इसलिए वुमेन भी जो है इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। हैदराबाद टाउन एक जो है न्यू सेंटर बन गया था इस मूवमेंट का, और जहाँ वहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद की जो कांग्रेस थी, उन्होंने भी ऑब्वियसली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ऑब्वियसली वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे कि अल्टीमेटली वो चाहते क्या है कि वो इंडिया में इंटीग्रेट हो जाए, और जब उनके लोग जो है निज़ाम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने तो इन्हें आना ही था डेफिनेटली, ठीक है। निज़ाम ने क्या किया, निज़ाम ने इसका रिस्पॉन्स बहुत ही ब्रूटली दिया। उसने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामिलिट्री फोर्स बच्चे, आई एम नॉट जस्ट रीडिंग इट, मैं आपको हर मतलब बताती हूँ ताकि आप आगे जाएँ, तो यू शुड बी नोइंग दीज वर्ड्स। या पैरामिलिट्री फॉर्म क्या होता है, जनरली एक होती है मिलिट्री, जिसको बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मली बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन एक होती है पैरामिलिट्री, यानी कि इनको फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है या ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, इट्स जस्ट दैट वो इनफॉर्मल वे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनका नाम था, उनकी पैरामिलिट्री फोर्स का क्या नाम था, रज़ाकर्स। मार्क इट एज अ स्टार क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ये रज़ाकर्स को जो है उन्होंने डिप्लॉय कर दिया पीपल पे। बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ और कम्युनल नेचर जो था रज़ाकर्स का, उनकी कोई लिमिट नहीं थी। उन्होंने लोगों को मर्डर किया, उन्होंने लोगों को मेम्ड किया, रेप्स हुए, काफ़ी सारे लोगों को लूट लिया, पर्टिकुलरली जो नॉन मुस्लिम थे, क्योंकि निज़ाम एज अ नेम सजेस्ट वाज अ मुस्लिम रूलर, है ना। तो इतने ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई। जब इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ निज़ाम की रज़ाकर पैरामिलिट्री फोर्स और वहाँ के लोगों के बीच में बढ़ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो अब जो है इसको सिचुएशन में इंटरवीन करेंगे। अब जो है क्योंकि इतने ज़्यादा मर्डर वगैरह हो रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपनी इंडियन आर्मी को भेजेंगे, ऑफिशियल वाली आर्मी को भेजेंगे लड़ने के लिए। किससे, रज़ाकर से। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने जो है सारा निज़ाम की फोर्सेस को कंट्रोल कर लिया, एंड एक छोटी सी फाइट के बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, एंड इसके बाद जो है हैदराबाद का सेशन हो गया इंडिया में। तो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ही ईजिली नहीं हुआ जैसे बाकी सबका हुआ। वी हैव टू फेस लॉट ऑफ मर्डर्स एंड लॉट ऑफ किलिंग्स टू गेट दैट असेशन। नेक्स्ट इज द मणिपुर। मणिपुर में क्या था कि बिफोर इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले जो महाराजा थे मणिपुर के, उनका नाम क्या था, बोधा चंद्र सिंह। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। एश्योरेंस ली थी कि भाई इंटरनल ऑटोनॉमी जो है मणिपुर की वो मेंटेन करोगे, अगर आप इंटरनल ऑटोनॉमी जो है हमें दे दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करवा लो। ये हुआ एक दिन पहले जो है इंडिपेंडेंस के। बट क्या हुआ, पब्लिक ओपिनियन की प्रेशर, लोगों के प्रेशर के अंडर जो है महाराजा ने इलेक्शंस करवाए जून 1948 में,
और स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। यानी कि मणिपुर जो है फर्स्ट पार्ट था इंडिया में जिसने एक्चुअली में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर पहली बार इलेक्शंस करवाए थे। तो ये तो बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, ये MCQ में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट था या कौन सा ऐसा फर्स्ट पार्ट इंडिया का था जिसने सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे करवाए थे। दैट वाज मणिपुर, राइट। तो पहले तो उसने साइन करवा दिया लेकिन उसके लोग नहीं माने, है ना। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा शार्प डिफरेंसेस थे कि मणिपुर को मर्ज करना या इंडिया के साथ या नहीं। वहाँ की जो स्टेट कांग्रेस थी वो तो चाहती थी मर्जर, क्योंकि कांग्रेस की तो सरकार थी ऊपर, लेकिन बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती थी कि मणिपुर जो है वो इंटीग्रेट हो विद इंडिया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कैसे ना कैसे महाराजा को जो है प्रेशराइज करके मर्जर एग्रीमेंट को साइन करवा लिया सितंबर 1949 में, विदाउट कंसल्टिंग उनके जितने भी ये लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे जो अपोज कर रहे थे, उनको कंसल्ट किए बिना सीधा महाराजा को प्रेशराइज करके हमने उनसे साइन करवा लिया। और बहुत ज़्यादा इसके बाद एंगर और रिसेंटमेंट भी रही है मणिपुर की, और आज भी मणिपुर के लोग इस बात को कहते हैं कि जो है दे डोंट वांट इट जस्ट बिकॉज महाराजा बोधाचंद्र सिंह ने साइन कर दिया, सो वी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो या विदाउट कंसल्टेशन जो है हुआ था। ये देखिए, ये कार्टून जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है रूलर एंड पीपल के बीच में इन द प्रिंसली स्टेट, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्विंग द इशू। अब यहाँ पर ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इम्पॉर्टेंट कार्टून भी है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कार्टून भी है। दो टाइप के रिलेशनशिप हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, रूलर और वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में, दूसरा रूलर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि इंटीग्रेट करवाने आए हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे दो टाइप के रिलेशन दिख रहे हैं। अब जो रूलर और वहाँ के लोगों के बीच में आप देखें, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, स्टेट्स पीपल। देखो इसके ऊपर क्या प्लेकर कार्ड में लिखा हुआ है, स्टेट्स पीपल, यानी कि ये जो है रूलर थे प्रिंसली स्टेट के, जो कि किसके ऊपर बैठे हुए हैं, लोगों के ऊपर, यानी कि लोगों की जो है इम्पोवरिश्ड कंडीशन हो चुकी है डिक्टेटरशिप में ऑफ द रूलर, है ना। ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो एक तरफ से लोग तो ये चाहते हैं कि वो इंटीग्रेट हो जाए, लेकिन रूलर नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली इसी के ऊपर तो वो बैठा है। तो यहाँ पर डिक्टेटर एंड लोगों के बीच में रिलेशनशिप दिखाई जा रही है कि कितना जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी एंड पीपल वर इम्पोवरिश्ड। वहीं यहाँ पर देखिए, नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस, दैट विल डू। क्या है इसके अंदर, एक डब्बा है जिसके ऊपर है एक्सटर्नल अफेयर्स, ये ध्यान से देख नहीं रहा होगा आई गेस, बट यू कैन ऑलवेज हियर माई वॉइस, राइट। डिफेंस का डब्बा बना हुआ है और कम्युनिकेशन का डब्बा बना हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन इतना मुझे दे दीजिए, बाकी आपको जो करना है आप कीजिए। तो ये जो डब्बा है वो मांग रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ दी, एक तरीके से कहा जाए स्टेट जो है वो मांग रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑटोनॉमी देने के लिए ऑलवेज रेडी है, और वेयर पीपल की रिलेशनशिप क्या है वो आपको पता लगी हुई है। So that's it for the video. Have a nice day. Meet you in the part 4th of the video very soon, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कश्मीर प्रॉब्लम, यानी कि कश्मीर का अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, कश्मीर में क्या है या नहीं है। ये जो कश्मीर प्रॉब्लम है ये आपकी बुक्स में नहीं है, ये आपकी NCERT में दे रखा है, लेकिन not in this chapter. We'll get to know in the next part of the video. Till then, thanks for watching and have a nice day. Take care. Bye bye.